Hello students, first of all I would like to introduce myself. My name is Virendra Ajmera. I am a lecturer of English and today I am going to teach you present indefinite tense. इस टेंस को किस तरीके से पहचानेंगे, इससे पहले वाली वीडियो मैंने बताया था इनडेफिनिट, अनिश्चित, यानी जिसमें क्रिया के लगातार होने का भी पता नहीं चले, क्रिया के पूरा होने का भी पता नहीं चले और क्रिया के पूरा लगातार होने का भी पता नहीं चले, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आएगा। या आप इसे कह सकते हैं कि इसे पहचानने का सिंपल तरीका है डेली रूटीन। डेली रूटीन के वाक्य, हैबिचुअल एक्शन के जो वाक्य होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं। यहां पर अब हम सीख रहे हैं ट्रांसलेशन, हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना। सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य का क्या मतलब है? अब कोई कहते हैं कि साधारण दिखता है वो साधारण वाक्य है। साधारण और असाधारण का मतलब नहीं है, इसका दूसरा नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्म का मतलब होता है स्वीकार करना, और अफर्मेटिव स्वीकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य में आप क्रिया के होने को स्वीकार कर रहे हैं उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये ऐसे एक नाम और दे सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य में क्रिया को सकारात्मक रूप में बोला जा रहा है वो पॉजिटिव सेंटेंस होता है। तो सिंपल सेंटेंस का क्या मतलब हो गया? जिस वाक्य में क्रिया को पॉजिटिव रूप में बोला जाता है वो कौन सा सेंटेंस होता है? सिंपल सेंटेंस होता है। इसमें अगर सब्जेक्ट आई व प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस, आईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब प्रश्न आता है आई का, आई सिंगुलर है या प्लूरल है? ज्यादातर बच्चों से जब पूछा जाता है कि आई सिंगुलर है प्लूरल है, बहुत से बच्चे बोलते हैं प्लूरल है। आई कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता है। आई यानी मैं, कोई भी व्यक्ति बोलेगा, भारत का प्रधानमंत्री भी बोलेगा आई, तो वो एक ही है। आई होता तो सिंगुलर है, लेकिन अधिकतर वाक्यों में इसमें रूल प्लूरल का लगता है, इसलिए लिखा हुआ है आई व प्लूरल। तो आई व प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस या आईएस का प्रयोग किया जाएगा। और हमें सीखना क्या है यहां पर? एस, ईएस या आईएस का प्रयोग। तो सबसे पहले बात करते हैं ईएस का प्रयोग। यदि क्रिया के अंत में ओ, सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स या जेड आए, यदि क्रिया के अंत में ओ, सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स या जेड आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस जोड़ते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, गो, ओ आ रहा है, टीच, सी एच आ रहा है, पुश, एस एच आ रहा है, एनग्रोस, डबल एस आ रहा है। एनग्रोस का मतलब होता है तल्लीन होना। वैक्स, वैक्स का मतलब होता है परेशान करना, एक्स आ रहा है। बज, मक्खी का भिनभिनाना बज कहलाता है, जेड आ रहा है। तो इन रूल्स को, इन लेटर्स को हमने प्रैक्टिकली अप्लाई कर दिया। यदि क्रिया के अंत में ओ, सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स या जेड आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये जोड़ते हैं। गो में आया तो यस लगाया, टीच में आया यस लगाया, पुश में आया यस लगाया, एनग्रोस में यस लगाया, वैक्स में यस लगाया और बज में यस लगाया। ओ, सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स या जेड, सारे एग्जांपल्स मैंने दे दिए आपको। अब बात करते हैं आईएस का प्रयोग। तो इसका प्रयोग क्या है? यदि क्रिया के अंत में वाई आए तो y को हटाकर
IES लगाते हैं। ये हमारा सामान्य नियम है कि यदि क्रिया के अंत में y आए तो y को हटाकर IES लगाते हैं। लास्ट में अगर क्रिया के अंत में y आ रहा है तो y को हटाकर IES लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्राई, y आ रहा है, y हटेगा IES लगेगा। फ्लाई, y हटेगा IES लगेगा। लेकिन इस रूल का एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, और अपवाद का मतलब होता है जहां पर वो नियम लागू नहीं होता। वो अपवाद क्या है? यदि y से ठीक पहले कोई वोवल्स A, E, I, O, U आए तो फिर आपको इस नियम को अप्लाई नहीं करना है, फिर y के बाद s लगेगा। सामान्य नियम ये कहता है कि यदि क्रिया के अंत में y आए तो y को हटाकर IS लगाते हैं। लेकिन इस नियम का एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन ये कहता है कि यदि y से ठीक पहले कोई वोवल्स आ जाए तो फिर y के बाद s का प्रयोग किया जाएगा। जैसे प्ले, y से पहले a आ रहा है, s लगेगा। स्टे, y से पहले a आ रहा है, s लगेगा। बाई, y से पहले u आ रहा है, s लगेगा। ये आपका IES का प्रयोग हो गया। तो S, ES और IES के प्रयोग में हमने ES का प्रयोग पढ़ लिया, IES का प्रयोग पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे S का प्रयोग। तो S का प्रयोग बिल्कुल सिंपल है। जहां पर ES का नियम लागू नहीं हो रहा, IES का नियम लागू नहीं हो रहा, वहां पर S का प्रयोग किया जाएगा। यानी सारा मार्केट अब किसके लिए खुला हुआ है? S के लिए खुला हुआ है। ES का प्रयोग लिमिटेड है। क्रिया के अंत में O, CH, SS, SS, X, Z आए तभी ES लगाते हैं। IS का प्रयोग भी लिमिटेड है। Y आए तो Y को हटाकर IS लगाते हैं। एक इसका एक्सेप्शन है। अब इन दोनों स्थितियों में के अलावा जो भी स्थिति आ रही है जिसमें इनका प्रयोग नहीं हो रहा, वहां सब जगह क्या लगेगा? S। जैसे टेक, तो आपको जब भी S, ES, IS चूज करना है तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि ES का प्रयोग हो रहा है क्या, ये आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। क्रिया के अंत में Y आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो फिर S लगेगा। रन, ब्रिंग, परचेज, ये हमारा S, ES और IS का प्रयोग हो गया है। अजय रिश्वत लेता है। अब इसको आपको देखना पड़ेगा कि कौन से टेंस में आ रहा है। जनरल एक्शन है, इसमें ना तो कंटिन्यूस का पता पड़ रहा है, ना परफेक्ट का पता पड़ रहा है, ना परफेक्ट कंटिन्यूस का पता पड़ रहा है। प्रेजेंट डेफिनेट का वाक्य है। तो अजय, इसकी वर्ब हो गई टेक। अब इसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S, ES या IS का प्रयोग करना है। तो ES का प्रयोग भी नहीं हो रहा, IS का प्रयोग भी नहीं हो रहा, तो S लगेगा। अजय टेक्स, और रिश्वत को बोलते हैं ब्राइब। ब्राइब यानी रिश्वत। तुम दूसरों की चुगली करते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हो गया। यू करता एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है। अगर किसी एक व्यक्ति को बोला जा रहा है तब भी यू होगा, 10 को बोला जा रहा है तब भी यू होगा, सारी दुनिया को बोला जा रहा है तब भी यू होगा। तो इसमें आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो पाता कि एक व्यक्ति को बोला जा रहा है या 10 व्यक्ति को बोला जा रहा है। तो इसका निचोड़ ये निकाला कि इसको हमेशा प्लूरल माना जाएगा। यू चाहे आप एक व्यक्ति को बोल रहे हो, चाहे आप 10 व्यक्ति को बोल रहे हो, चाहे 1000 व्यक्ति को बोल रहे हो, यू विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज ए प्लूरल। यू बैक बाइट अदर्स, मैं एक परचूनी की दुकान चलाता हूं। आई रन ए ग्रोसरी शॉप। इस तरीके से हमारे सेंटेंस बनते हैं। कर्ता एक वचन होगा, फर्स्ट फॉर्म में S, ES, IS का प्रयोग होगा,
कर्ता बहुवचन या आई होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज, तो डू में नोट लगेगा तो डोंट, और डज में नोट लगेगा तो डजंट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि अब भूल जाना एस एस आई एस को। अब एस एस आई एस का प्रयोग नहीं होगा, एस एस आई एस का प्रयोग केवल सिंपल सेंटेंस में होगा, और वो भी तब होगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। डोंट और डजंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आई व प्लूरल के साथ डोंट आएगा और सिंगुलर के साथ डजंट आएगा। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। आई डोंट प्ले क्रिकेट। मेरी बहन खाना नहीं बनाती है। मेरी बहन खाना नहीं बनाती है, तो मेरी बहन तो सिंगुलर हो गया। माई सिस्टर, अब सिस्टर सिंगुलर आ गया तो डोंट की जगह डजंट का प्रयोग किया जाएगा। डजंट कुक फूड। इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऐसे प्रश्न जो क्या से शुरू होते हैं हिंदी में और जिनके उत्तर हाँ या ना में होते हैं। ऐसे प्रश्न जो क्या से शुरू होते हैं और जिसका उत्तर हाँ या ना में होगा, उसकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से की जाएगी। यानी सबसे पहले डू डज का प्रयोग किया जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम मुझे जानते हो? क्या से शुरू हो रहा है, इसका उत्तर या तो हाँ या में होगा या ना में होगा। तो डू यू नो मी। क्या सीता मुझे पसंद करती है? तो सीता सिंगुलर हो गया, क्या से शुरू हो रहा है, उत्तर यस या नो में होगा। तो डज सीता लाइक मी। और बाकी प्रश्न जो WH से शुरू होते हैं उसमें WH वर्ड आगे आएगा और बाकी सारा का सारा पैटर्न वैसे की वैसे उतर जाएगा। तुम मुझे क्यों परेशान करते हो? Why do you vex me? इंट्रोगेटिव नेगेटिव, प्रश्न क्या से शुरू होगा, उत्तर हाँ या ना में होगा। डू की जगह डोंट आ जाएगा। और डज की जगह डजंट आ जाएगा। डू की जगह डोंट और डज की जगह डजंट। क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं करता हूं? नहीं करता हूं, क्या से भी शुरू हो रहा है, नहीं भी आ रहा है। डोंट आई हेल्प यू। तुम मेरी परेशानी क्यों नहीं समझते हो? Why don't you understand my problem?
इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस बन गए, नेगेटिव सेंटेंस बन गए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गए और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गए। हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज वीरेंद्र बेरा। आई एम ए लेक्चरर ऑफ इंग्लिश एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। सबसे पहले हिंदी ट्रांसलेशन के लिए हमें इसकी चाहिए पहचान। तो आपको अपने दिमाग से अब तक जो आपने नॉलेज ली है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आते हैं, इसे वॉश आउट करना होगा और इसको इस तरीके से पहचानना होगा कि वर्तमान में क्रिया लगातार चलती है। वर्तमान में क्रिया लगातार चलती है तो वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा, चाहे रहा है, रही हो, चाहे नहीं हो। वाक्य है मैं बुखार से पीड़ित हूं। मैं बुखार से पीड़ित हूं, इसमें कहीं भी रहा है, रही नहीं आ रहा है, जबकि ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनता है। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। क्यों? क्योंकि इसको किस तरीके से पहचाना गया कि इसमें वर्तमान में क्रिया, पीड़ित होने की क्रिया लगातार चल रही है। तो राइट पहचान है कि वर्तमान में क्रिया जब लगातार चलेगी तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा पैटर्न होगा। सिंगुलर के साथ इज लगाना है, प्लूरल के साथ आर लगाना है और आई के साथ एम लगाना है। इच आर एम, सिंगुलर के साथ इज लगाना है, प्लूरल के साथ आर लगाना है, आई के साथ एम लगाना है। दूल्हा घोड़ी पर बैठा हुआ है। दूल्हा घोड़ी पर बैठा हुआ है। अब इसमें कहीं भी रहा है, रही नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी बैठने की जो क्रिया है वो लगातार चल रही है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। द ब्राइड ग्रूम इज सिटिंग ऑन ए मेयर। वह सोया है। वह सोया है, कहीं भी रहा है, नहीं है, नहीं आ रहा है, वह सोया है, यानी उसकी जो सोने की क्रिया है वो लगातार चल रही है, तो ये वाक्य भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा। ही इज स्लीपिंग। वह धूप में खड़ा है। वह धूप में खड़ा है, कहीं भी रहा है, रही है, नहीं आ रहा है, उसकी धूप में खड़े होने की क्रिया लगातार चल रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेगा। ही इज स्टैंडिंग इन द सन। कहने का मतलब पहचान किस तरीके से करनी है, वर्तमान में जब भी क्रिया लगातार चलेगी तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के अंतर्गत आएगा। वह मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। रच रहा है, इसका मतलब जो क्रिया है वो लगातार चल रही है। ही इज, षड्यंत्र रचने की जो फॉर्म है वो है हेच। हेच में आईएनजी लगेगा। हेचिंग ए कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र अगेंस्ट मी। ही इज हेचिंग ए कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट मी। तुम मुझे बदनाम कर रहे हो।
यू आर डिफेम, डिफेम यानी बदनाम करना। अब इसमें आईएनजी लगाना है, तो आईएनजी लगाते समय क्या ध्यान रखना है, यहां पर ई लगा हुआ है, यहां पर आई लगा हुआ है, दो वोवल आपस में टकरा रहे हैं, तो ये वाला वोवल हटेगा। तो यू आर डिफेमिंग मी, वह रिश्वत ले रहा है, ले रहा है यानी उसका लेने का काम लगातार चल रहा है। ही इज टेक, वो लास्ट में ई आ रहा है, आईएनजी लगाना है, ई आई दोनों टकरा रहे हैं, ये हटेगा। टेकिंग ब्राइब, ब्राइब यानी रिश्वत। आग की बड़ी बड़ी लपटें आकाश में उठ रही है। ह्यूज फ्लेम्स ऑफ फायर, आग की बड़ी बड़ी लपटें, ह्यूज फ्लेम्स ऑफ फायर। अब लपटें बहुत सारी है तो प्लूरल के लिए आर आएगा, आर राइज, आर आई ए सी, आईएनजी लगाना है, ये हटेगा, राइजिंग इन द स्काई। किसान खेत जोत रहा है, द फार्मर इज प्लफ, प्लफ का मतलब होता है खेत जोतना, प्लफिंग द फील्ड। एक लड़की दुल्हन के हाथों पर मेहंदी लगा रही है। एक लड़की दुल्हन के हाथों पर मेहंदी लगा रही है यानी उसकी जो क्रिया है वो लगातार चल रही है। ए गर्ल इज अप्लाइंग हिना on the hands of the bride. A girl is applying henna on the hands of the bride. इस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सिंपल सेंटेंस बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस इज नोट, आर नोट, एम नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इज नोट को अगर मिलाएंगे तो ये कहलाएगा इजंट, आर नोट को मिलाएंगे तो ये कहलाएगा आरंट, और एम नोट को मिलाएंगे तो ये कहलाना चाहिए एमंट, लेकिन ये एमंट नहीं कहलाता, इसको बोलते हैं एंट। एम में नोट लगाएंगे तो ये कहलाएगा एंट। बादल नहीं गरज रहे हैं, the clouds are not thundering. वह फर्श पर पोंछा नहीं लगा रही है। She is not mop, मोप का मतलब पोछा लगाना, मोपिंग ऑन द फ्लोर।
अब यहां पर एक रूल लागू हो रहा है, जब एक लेटर की इधर भी वोवल आए इधर भी वोवल आए तो पी डबल हो गया है यहां पर। छात्र कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं। स्टूडेंट्स आरंट, आर नोट भी बोल सकते हैं लेकिन आरंट बोलना ज्यादा बेटर होगा, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। मेक, इसमें आईएनजी लगाना है तो ये भी हटेगा। मेकिंग ए नॉइज, स्टूडेंट्स आरंट मेकिंग ए नॉइज। माली पेड़ से फूल नहीं तोड़ रहा है। द गार्डनर इज नॉट प्लक, प्लक यानी तोड़ना, तो प्लक में एनजी लगेगा। प्लकिंग द फ्लावर्स फ्रॉम द ट्री। तो इस तरीके से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनता है। सब्जेक्ट प्लस इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से बोलने का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। इसको कंबाइन करके बोलेंगे तो इज नोट को मिलाएंगे तो इजेंट कहलाएगा, आर नोट को मिलाएंगे तो आरएंट कहलाएगा और एम नोट को मिलाएंगे तो एमंट कहलाना चाहिए अगर रूल्स के हिसाब से चले तो, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसको एंट कहेंगे बिकॉज इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज। इसके कोई भी रूल्स फिक्स नहीं है, कभी क्या हो जाता है और कभी क्या हो जाता है। तो यहां पर एम नोट को मिलाने पर एमंट नहीं कहलाएगा, इसको एंट कहेंगे। ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। ऐसे प्रश्न जो क्या से शुरू होते हैं और जिनका उत्तर हाँ या ना में होता है, उस वाक्यों में क्या करना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आगे लाना पड़ता है। तो सिंपल सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब उठाकर इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपको वाक्य बनाना है। और अगर वाक्य डब्ल्यूएस से शुरू हो रहा है तो डब्ल्यूएस आगे आएगा और बाकी सारा का सारा पैटर्न ऐसे की ऐसे उतर जाएगा। वाक्य क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या से शुरू हो रहा है, उत्तर हाँ या ना में होगा तो आर यू रीडिंग। लेकिन इसी प्रश्न को अगर यू पूछा जाए कि तुम क्या पढ़ रहे हो, अब इसका उत्तर हाँ या ना में नहीं है तो ये डब्ल्यूएस से शुरू होगा, व्हाट से। व्हाट आर यू रीडिंग। क्या तुम पढ़ रहे हो तो वो बताएगा हाँ मैं पढ़ रहा हूं या नहीं मैं नहीं पढ़ रहा हूं, ये इसका उत्तर होगा तो ये आर यू रीडिंग बनेगा। लेकिन तुम क्या पढ़ रहे हो, इसका उत्तर हाँ या ना में नहीं है, इसमें वो बताएगा कि मैं हिंदी पढ़ रहा हूं, संस्कृत पढ़ रहा हूं, सोशल साइंस पढ़ रहा हूं, मैथ पढ़ रहा हूं, तो ये बनेगा व्हाट आर यू रीडिंग। क्या महेश खेल रहा है, प्रश्न क्या से शुरू हो रहा है, उत्तर हाँ या ना में होगा, इज महेश प्लेइंग। लेकिन यही वाक्य अगर बने कि महेश क्या खेल रहा है, तो बताना पड़ेगा कि महेश क्रिकेट खेल रहा है कि हॉकी खेल रहा है कि वीडियो गेम खेल रहा है कि क्या खेल रहा है। तो इसमें व्हाट से शुरू होगा, व्हाट इज महेश प्लेइंग। इस तरीके से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस,
इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें ध्यान क्या रखना है, अगर आप नोट को अलग लगाते हैं तो इज आर एम प्लस सब्जेक्ट फिर नोट यहां पर लगेगा इस जगह। अगर पुराने तरीके से नोट लगेगा इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आपने नोट को मिला दिया, यहां पर इजेंट होते ही वो इंटरमिंगल हो गए, जो नोट इंटरमिंगल हो गए, अब वो अलग नहीं हो सकते, तो ये मिलकर आएंगे। इजेंट आरंट एंड ये बनेगा, और WH से शुरू होगा तो WH वर्ड आगे आएगा और बाकी का सारा पैटर्न ऐसे कैसे उतर जाएगा। तुम टीवी क्यों नहीं देख रहे हो? तुम टीवी क्यों नहीं देख रहे हो? प्रश्न है और प्रश्न के साथ नहीं भी आ रहा है, और क्यों WH वर्ड वाई आएगा। वाई आरंट यू वॉचिंग टीवी। इस तरीके से आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, first of all I would like to introduce myself. My name is Dhirendra Ajmera. I am a lecturer of English and today I am going to teach you present perfect tense. तो इसकी पहचान हिंदी में इसे कैसे पहचानेंगे? चुका है, चुकी है, ये जो आपने अब तक पढ़ा है इसको आप अपने दिमाग से वॉश आउट करिए कि चुका है, चुकी आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी चीज को पहचाना जाता है उसके नाम से। प्रेजेंट यानी वर्तमान, परफेक्ट यानी पूरा, टेंस यानी क्रिया। वर्तमान में वो क्रिया पूरी हो गई तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। बहुत सारे मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में रहते हैं। एक वाक्य है, हमने कई मैच जीते हैं। हमने कई मैच जीते हैं। अब हमारे माइंड में ये फंडा रहता है कि वाक्य के अंत में ता है, ती आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हमने कई मैच जीते हैं यानी हम कई मैच जीत चुके हैं, हमने वो काम पूरा, जीतने का काम पूरा कर लिया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य नहीं है। वाक्य है, मैं जयपुर में रहा हूं। मैं जयपुर में रहा हूं, अब दिमाग में बिठा रखा है, रहा है, रही, आ रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य नहीं है। मैं जयपुर में रहा हूं और मैं जयपुर में रह रहा हूं, दोनों में फर्क है। मैं जयपुर में रह रहा हूं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन मैं जयपुर में रहा हूं यानी पहले रहा था, अभी नहीं रह रहा हूं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मेहमान सोफे पर बैठा हुआ है। मेहमान सोफे पर बैठा हुआ है, उसका बैठने का कार्य लगातार चल रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और उस मेहमान को आपने कहा कि मेरा भाई चला गया है या गया हुआ है। मेरा भाई चला गया है या मेरा भाई गया हुआ है, दोनों ही जगह हुआ आ रहा है। मेहमान सोफे पर बैठा हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बैठने की क्रिया लगातार चल रही है, और मेरा भाई गया हुआ है यानी उसका जाने का काम पूरा हो चुका है। तो कहने का मतलब ये ता है, ती है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, ये पहचान हमें कभी भी सही लक्ष्य की तरफ सही गाइडेंस नहीं देती है। तो पहचानने का तरीका, किसी भी व्यक्ति को कैसे पहचानते हैं, किसी जगह को कैसे पहचानते हैं, उसके नाम से। तो नाम क्या है? प्रेजेंट यानी वर्तमान में, परफेक्ट यानी पूरा, टेंस यानी क्रिया। वर्तमान प्रेजेंट टेंस के अंदर अगर वो क्रिया पूरी हो गई तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। An action that has been completed in past time
बट इन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टाइम बट इन प्रेजेंट टेंस। टाइम और टेंस भी अलग होता है, मैंने पढ़ाया था आपको। तो इस तरीके से इसका सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगुलर के साथ हैज आएगा और आई व प्लूरल के साथ हैव आएगा। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है, यानी बेवकूफ बनाने का कार्य प्रेजेंट टेंस में पूरा हो गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा यू हैव बीफूल। इसकी तरफ वो बनेगी बीफूल्ड मी। सरकार ने उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली है। सरकार ने उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली है, यानी जब्त करने का कार्य पूरा हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट। द गवर्नमेंट हैज, अब जब्त करना, जब्त करने की क्रिया है कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी कॉन्फिस्केटेड हिज प्रॉपर्टी। द गवर्नमेंट हैज कॉन्फिस्केटेड हिज प्रॉपर्टी। वह दिवालिया हो गया है। दिवालिया इन द सेंस bankrupt. When a businessman's assets are less and liabilities are more, his properties, his personal properties are sold to pay off the liabilities. That is called insolvent, bankrupt. तो वह दिवालिया हो गया है। He has gone bankrupt. इसको इंसॉल्वेंट भी बोलते हैं। He has gone bankrupt. इस महीने बहुत बरसात हुई है। इस महीने बहुत बरसात हुई है। It has rained a lot this month. अब ये इट से क्यों शुरू हुआ? समय और मौसम को बताने वाले वाक्य हमेशा इट से शुरू होते हैं। मुर्गियों ने अंडे दे दिए हैं। The hens have laid the eggs. अंडे देने की फॉर्म है ले, लेड, लेड। एक जेब कतरे ने मेरी जेब काट ली है। A pickpocket has cut my pocket. हलवाई ने मिठाइयाँ बना ली है। हलवाई, हलवाई को क्या बोलते हैं? द कन्फेक्शनर। द कन्फेक्शनर हैज
prepared seats. मोची ने जूते ठीक कर लिए हैं। मोची को क्या बोलते? द कोबलर। द कोबलर हैज रिपेयर्ड शूज। हमने कई मैच जीते हैं। हमने कई मैच जीते हैं। ताए तीए आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा दो। ये जो दिमाग में बिठाया जाता है इसको दिमाग से निकालना पड़ेगा। हमने कई मैच जीते हैं, प्रेजेंट में जीतने का कार्य पूरा हो चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। वी हैव वॉन मेनी मैचेज। मैं उसे बचपन से जानता हूं। मैं उसे बचपन से जानता हूं। अगर ये वाक्य होता मैं उसे जानता हूं, आई नो हिम या हर, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता। लेकिन मैं उसे बचपन से जानता हूं, इसमें टाइम आ गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनना चाहिए। लेकिन इसकी जो फॉर्म है, जानने की फॉर्म है नो, वो कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं बनती है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी लगता है, इसलिए इसको भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाया जाता है। आई हैव नोन हिम और हर सिंस चाइल्डहुड। नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस हैज में नोट लगेगा, हैजंट। हैव में नोट लगेगा, हैवंट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने तुम्हें बदनाम नहीं किया है। आई हैवंट डिफेम। तो डिफेम की थर्ड फॉर्म आ जाएगी डिफेम्ड यू। मैंने तुम्हें बदनाम नहीं किया है, आई हैवंट डिफेम्ड यू। अपराधी ने जज के सामने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया है। द क्रिमिनल एजेंट। अब स्वीकार करना, स्वीकार करने के लिए एक वर्ड आता है कन्फेस, एक वर्ड आता है एडमिट। सत्य के रूप में आप किसी चीज को स्वीकार करोगे तो आपको यूज करना है एडमिट, और गलती के रूप में आप किसी को स्वीकार करोगे तो आप यूज करोगे कन्फेस। द क्रिमिनल एजेंट कन्फेस्ड हिज क्राइम बिफोर द जज। इस तरीके से आपके नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर कोई प्रश्न क्या से शुरू हो रहा है जिसका उत्तर हाँ या ना में होगा, हेल्पिंग को आगे लगाना है। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और WH से होगा तो WH वर्ड आगे आएगा, और बाकी का पैटर्न ऐसे कैसे कर जाएगा। क्या दर्जी ने कपड़े सिल लिए हैं? एज द टेलर स्टिच। इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्टिच्ड द क्लोथ्स। क्या तुमने सलाद में नींबू
निचोड़ लिया है। हैव यू स्क्वीज थर्ड फॉर्म लेमन इन सैलेड। तुमने मेरी किताब कहाँ रख दी है? वेयर हैव यू पुट माई बुक? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अगर नोट को अलग से लगाएंगे पुराने तरीके से नोट आएगा सब्जेक्ट के बाद, और अगर मिला के लगाएंगे तो साथ में आएगा हेजेंट हेवंट। तो क्या से शुरू होगा? तो हेजेंट हेवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और WH से शुरू होगा तो WH वर्ड आगे आएगा और बाकी पैटर्न ऐसे कैसे हो जाएगा। क्या किसान ने सारे बीज नहीं बोए हैं? हेजंट द फार्मर सोन ऑल द सीड्स? बोने की फॉर्म है सो, स्यू, सोन। तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया है? Why haven't you called me? इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट के सिंपल सेंटेंस बनेंगे, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेंगे, और उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज वीरेंद्र मेरा। आई एम ए लेक्चर ऑफ इंग्लिश एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, या इसे कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। पहचान, किस तरीके से इसे हम हिंदी में पहचानेंगे? वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, इस तरीके से नहीं। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अधिकतर वाक्यों में अंत में से रहा है, से रही है आता है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि से रहा है, से रही आएगा तो ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, महेश 2 दिन से बुखार से पीड़ित है। अब महेश 2 दिन से बुखार से पीड़ित है, अब इसको कैसे पहचानेंगे? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जगह को कैसे पहचानते हैं? उसके नाम से। अब इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हिंदी करते हैं। प्रेजेंट यानी वर्तमान, परफेक्ट यानी वो क्रिया पूरी हो गई, कंटिन्यूअस यानी पूरी के साथ अभी लगातार भी चल रही है, और टेंस यानी क्रिया। तो ये अपने आप इसका मीनिंग दे रहा है कि प्रेजेंट में अगर कोई क्रिया, कुछ क्रिया तो पूरी हो जाए, यानी एक टाइम पीरियड होगा जिसमें वो क्रिया पूरी हो गई है और वो अभी लगातार भी चल रही है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ये इसकी सही पहचान है। इसमें कहीं पर भी गलत होने की 0.01% भी गुंजाइश नहीं है, लेकिन से रहा है, से रही में गलत होने की काफी गुंजाइश है। महेश 2 दिन से बुखार से पीड़ित है, इसमें कहा आ रहा है से रहा है, से रही है। ये बनेगा महेश हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। यह मूवी सिनेमा हॉल में 7
दिन से चालू है। ये मूवी सिनेमा हॉल में 7 दिन से चालू है। अब इसमें सेरा है, सेरा ये तो आ नहीं रहा, लेकिन ये पता पड़ रहा है कि 7 दिन से चालू है, यानी 7 दिन का काम पूरा हो गया और अभी चालू है, यानी बाकी काम लगातार भी चल रहा है। तो इससे साथ पकड़ में आ रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। दिस मूवी हैज बीन रनिंग इन द सिनेमा हॉल फॉर 7 days। मैं वर्षों से जयपुर में हूं। मैं वर्षों से जयपुर में हूं। उसको खुद को भी पता नहीं है, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, तो कह रहा है मैं वर्षों से जयपुर में हूं। तो मैं वर्षों से जयपुर में हूं का मतलब भाव तो यही आ रहा है कि मैं वर्षों से जयपुर में रह रहा हूं। लेकिन अगर इसको शेर है शेर है ये देखे तो इसमें तो वो आ ही नहीं रहा। तो मैं वर्षों से जयपुर में हूं, यानी वर्षों तक तो मैं जयपुर में रह चुका हूं और अभी भी रह रहा हूं, यानी कुछ क्रिया पूरी हो चुकी है, रहने का कुछ कार्य पूरा हो चुका है, कुछ कार्य लगातार चल रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर ईयर्स, वर्षों से। छात्र 20 मिनट से कक्षा में बैठे हैं। छात्र 20 मिनट से कक्षा में बैठे हैं। अब इसमें सेरा है सेरा ये नहीं आ रहा, लेकिन ये पता पड़ रहा है कि उनकी जो बैठने की क्रिया है वो 20 मिनट तक तो पूरी हो गई और बाकी अभी भी बैठे हुए हैं, कंटिन्यूस भी चल रहा है। तो ये बनेगा स्टूडेंट्स हैव बीन sitting in the class for 20 minutes। यह है इसको सही पहचानने का तरीका। यहां पर गलती होने की बिल्कुल संभावना नहीं है, लेकिन सेरा है सेरा ही को दिमाग में माइंड सेट करके चलोगे तो गलती होने की फुल संभावना है। अब इसके सिंपल सेंटेंस कैसे बनते हैं? सिंपल सेंटेंस बनाने का जो पैटर्न है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस टाइम से पहले सिंस या फॉर। टाइम से पहले क्या लगाना है? सिंस या फॉर। सिंगुलर के साथ हैज बीन आएगा, आई व प्लूरल के साथ हैव बीन आएगा। सिंपल सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। सब्जेक्ट हैजंट बीन, हैवंट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। सब्जेक्ट प्लस हैजंट बीन, हैवंट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो प्रश्न जो क्या से शुरू होगा और वो उत्तर जिसका उत्तर हाँ या ना में होगा। तो हेल्पिंग को आगे लाते हैं। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, अब तक हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की डू डज एक शब्द था, डू डज, इज आर एम एक शब्द था, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव एक शब्द था, लेकिन यहां हुए हैज बीन, हैव बीन, दो शब्द हो गए। तो जब भी इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया को बाहर लाएंगे तो ये रूल ढंग से समझ लो, जब भी इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया को बाहर लाएंगे और वो सहायक क्रिया दो या दो से अधिक शब्दों से बनी है तो केवल पहला शब्द ही बाहर आएगा, बाकी शब्द वहीं के वहीं रहेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब कोई प्रश्न क्या से शुरू होगा और सहायक क्रिया दो या दो से अधिक शब्दों से बनी है तो पहला शब्द ही बाहर आएगा, यानी हैज भी बाहर आएगा, बीन अपनी जगह वहीं पर रहेगा। तो हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 और WH से शुरू हो रहा है तो WH वर्ड आगे आएगा और बाकी का पैटर्न ऐसे कैसे उतर जाएगा। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। अगर प्रश्न क्या से शुरू हो रहा है, उत्तर हा या ना में आ रहा है। अगर नोट पुराने तरीके से लगाया जा रहा है, हेज नोट हैव नोट इस रूप में, तब तो आपको क्या करना है, हेज हैव बाहर निकाल के सब्जेक्ट फिर नोट। लेकिन अगर आप इसको यहीं पर मिला दोगे, हेजेंट हैवंट कर दिया, तो फिर आपको अलग करने की जरूरत नहीं है। हेजेंट हैवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 और WH से शुरू होगा तो WH वर्ड आगे और बाकी का पैटर्न ऐसे की ऐसे। लेकिन अगर आपने इसको पुराने तरीके से बनाया तो हेजेव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट बीन, फिर यहां पर आएगा नोट। अगर नोट को अलग से दिखाएंगे तो फिर नोट वहां आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 और WH से शुरू हो रहा है तो WH आगे और बाकी का सारा पैटर्न ऐसे की ऐसे। ये हेज नोट, हैव नोट, डू नोट, डज नोट, इज नोट, आर नोट, दैट हैज बीन ए ओल्ड ट्रेडिशन। Nowadays these type of words are not being used in English, so you have to use hasn't, haven't, don't, doesn't, isn't, aren't, right? अब हम सीखेंगे since और for का प्रयोग। since का प्रयोग कहां होता है और for का प्रयोग कहां होता है। दोनों की कॉमन बात क्या है, दोनों का प्रयोग टाइम से पहले होता है। अब इस since for में I have been teaching at least for 20 years and students are totally misguided about the use of since and for। निश्चित समय आता है तो since लगा दो, अनिश्चित समय आता है तो for लगा दो। जस्ट they are not totally in a right position to understand where since is used and where for is used। तो इसका प्रयोग बिल्कुल सटीक तरीके से बता रहा हूं मैं आपको। एक तो होता है पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का पता पड़ेगा तो सिंस का प्रयोग किया जाएगा और पीरियड ऑफ टाइम का पता पड़ेगा तो फॉर का प्रयोग किया जाएगा। अब बात यह आती है कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम है क्या। पॉइंट, ये मैंने पॉइंट बनाया, पॉइंट का मतलब वो चीज वहां से शुरू हो रही है। तो जब हमें समय की शुरुआत का पता चले कि काम क्रिया कहां से शुरू हो रही है तो आपको सिंस लगाना है। और पीरियड, पीरियड का मतलब होता है अवधि। जब हमें यह पता चले कि उस क्रिया को करते हुए कितना पीरियड या कितनी अवधि हो गई है तो फॉर लगाना है। अब एक लड़का बोला कि साहब दोनों का पता चले तो क्या होगा, दोनों का पता कभी नहीं चलेगा। अगर पॉइंट ऑफ टाइम का पता चल रहा है तो पीरियड ऑफ टाइम का पता नहीं चलेगा और अगर पीरियड ऑफ टाइम का पता चल रहा है तो पॉइंट ऑफ टाइम का पता नहीं चलेगा। बच्चा सुबह से रो रहा है, बच्चा सुबह से रो रहा है तो बच्चे की रोने की शुरुआत कहां से हो रही है, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग आएगा। लेकिन इसमें यह नहीं पता पड़ रहा कि बच्चा कितनी अवधि से सो रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि बच्चा 2 घंटे से रो रहा है तो बच्चे को रोते हुए 2 घंटे का पीरियड हो गया, पीरियड का पता पड़ रहा है तो 4 2 आवर्स। लेकिन यह पता नहीं पड़ रहा कि उसकी रोने की शुरुआत कहां से हो रही है। समझ में आ रहा है, बच्चा सुबह से रो रहा है, उसकी रोने की शुरुआत सुबह से हो रही है तो सिंस मॉर्निंग आएगा। बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, उसको रोते हुए 2 घंटे का पीरियड हो गया तो 4 2 आवर्स आएगा। मैं 9 बजे से टीवी देख रहा हूं, मैं 9 बजे से टीवी देख रहा हूं तो शुरुआत कहां से हो रही है, 9 बजे से, तो सिंस 9 o'clock। लेकिन अवधि का पता नहीं पड़ रहा। इसी की जगह मैं कहूं कि मैं 10 मिनट से टीवी देख रहा हूं तो 10 मिनट से टीवी देख रहा हूं तो मुझे देखते हुए कितना पीरियड हो गया,
10 मिनट का, तो 4 10 मिनट्स। लेकिन इसमें ये पता नहीं पड़ा कि टीवी कब से देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? जब शुरुआत का पता चलेगा तो अवधि का पता नहीं चलेगा, और जब अवधि का पता चलेगा तो शुरुआत का पता नहीं चलेगा। मैं सोमवार से जयपुर जा रहा हूं। जयपुर जाने की शुरुआत कहां से हो रही है? सोमवार से, तो सिंस मंडे आएगा। इसी को मैं कहूं कि मैं 6 दिन से जयपुर जा रहा हूं, तो 6 दिन से जयपुर जा रहा हूं, तो जयपुर जाने का जो पीरियड है वो कितना हो गया? 6 डेज हो गया, तो 4 6 डेज आएगा। लेकिन इसमें ये पता नहीं पड़ रहा कि 6 दिन से जयपुर जा रहा हूं, कहां से कब से शुरुआत हो रही है। मैं 1 जनवरी से नौकरी कर रहा हूं, शुरुआत कहां से हो रही है? 1 जनवरी से, सिंस 1 जनवरी। लेकिन ये पता नहीं पड़ रहा कि कितनी अवधि से नौकरी कर रहा हूं। लेकिन मैं कहूं कि मैं 2 साल से नौकरी कर रहा हूं, तो मुझे नौकरी करते हुए 2 साल का पीरियड हो गया। ये पता पड़ रहा है कि 2 साल का पीरियड हो गया, लेकिन शुरुआत का पता नहीं चल रहा कि कब से नौकरी कर रहा हूं। तो 1 जनवरी से नौकरी कर रहा हूं, शुरुआत का पता चल रहा है, तो सिंस 1 जनवरी आएगा। और 2 साल से नौकरी कर रहा हूं, तो पीरियड का पता पड़ रहा है, तो 4 2 ईयर्स आएगा। मैं 1990 से जयपुर में रह रहा हूं, शुरुआत का पता चल रहा है, भाई 1990 से रह रहे, तो सिंस 1990 आएगा। लेकिन अवधि का पता नहीं चल रहा। इसी को कहूं कि मैं 33 साल से जयपुर में रह रहा हूं, तो मेरे को रहते हुए जयपुर में 33 साल का पीरियड हो गया, 433 ईयर्स, लेकिन शुरुआत का पता नहीं चल रहा। तो ये है इसको पकड़ने का सबसे बेस्ट तरीका। अगर समय की शुरुआत का पता चले, पॉइंट ऑफ टाइम शुरुआत का पता चले, तो सिंस लगाना है, और अवधि का पता चले तो 4 लगाना है। दोनों का पता कभी नहीं चलेगा। अगर पॉइंट ऑफ टाइम का पता चलेगा तो पीरियड ऑफ टाइम का पता नहीं चलेगा, और पीरियड ऑफ टाइम का पता चलेगा तो पॉइंट ऑफ टाइम का पता नहीं चलेगा। अब इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। वह 2 महीने से तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा है। यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनेगा। ही हैज बीन, अब भड़काना, इंस्टिगेट, अब इसमें आईएनजी लगाना है। जब लास्ट में वोवल दे रखा हो और आईएनजी में यहां पर भी वोवल की स्टार्टिंग हो रही है, तो ये वोवल हटेगा। ही हैज बीन इंस्टिगेटिंग यू अगेंस्ट मी फॉर 2 months। पक्षी सुबह से चेंचा रहे हैं। बर्ड्स हैव बीन चर्प, चेंचाने की जो फॉर्म है चर्प, तो आएंगे लगेगा चर्पिंग। कब से? सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। महिला अपने हाथों से बच्चे को 20 मिनट से खाना खिला रही है। महिला अपने हाथों से बच्चे को 20 मिनट से खाना खिला रही है। द लेडी हैज बीन, अब खाना खिलाना इसकी फॉर्म है फीड, फीडिंग, खाना खिलाना आ गया इसमें। किसको? द चाइल्ड। बाई हर ओन हैंड्स, अपने हाथों से। कब से? फॉर 20 मिनट्स। पांच मिनट से फोन की घंटी बज रही है। द फोन हैज बीन रिंगिंग फॉर 5 minutes। गाय
3 घंटे से चल रही है। काउज आर ग्रेज, ग्रेज यानी घास चरना, वही आईएनजी लगाना है तो यही हटेगा। ग्रेजिंग फॉर 3 आवर्स। महेश सुबह से मेरा इंतजार कर रहा है। महेश हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। हम 10 मिनट से आंख मिचोली का खेल नहीं खेल रहे हैं। अब नहीं खेल रहे हैं, बाकी नेगेटिव हो गया तो जो हेज बीन था वहां हेजेंट बीन हो जाएगा, जो हेव बीन था वहां हेवंट बीन हो जाएगा। तो वी हेवंट बीन प्लेइंग द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक आग मिचोल का गेम होता है ना, आग पे एक की पट्टी बांधते हैं, बाकी वो पकड़ता है। फॉर 10 मिनट्स। क्या मैं दोपहर से तुम्हारा समय बर्बाद कर रहा हूं? अब प्रश्न क्या से शुरू हो रहा है? हेज बीन हैव बीन में से केवल हेज या बाहर आएगा, बीन वही रहेगा। हैव आई बीन वेस्टिंग योर टाइम? कब से? सिंस आफ्टरनून। तुम 2 दिन से क्लास में क्यों नहीं आ रहे हो? अब क्यों नहीं आ रहे हो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, तो वाई हेवंट यू बीन अटेंडिंग द क्लास? for 2 days। इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, उसके सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। लेकिन एक बात हमें से ध्यान रखना, इन चारों सेंटेंस में सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट टेंस है वो है सिंपल सेंटेंस। मोस्टली सिंपल सेंटेंस इज यूज 80% case simple sentence is used in after the remaining 20% negative, interrogative and interrogative negative are used. So simple sentence is the most important sentence in the whole sentence.